नमस्कार, जनता टीवी में आप सभी का बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ निशा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे उत्तर प्रदेश से जुड़ी कुछ खास खबरों के साथ। बड़ी खबर इस वक्त की बता दें आपको हरदोई में जहां पर बड़ा हादसा हुआ है, झोपड़ी पर बालू से भरा ट्रक पलट गया है। इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे आपको हरदोई से, जहां पर एक ही परिवार के 8 लोगों की मौत हो गई है। सूचना मिलने पर पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची, चालक और हेल्पर को कार्रवाई के दौरान गिरफ्तार किया गया है। बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी इस पूरे मामले में संज्ञान लिया है और इस मामले में आगे की कार्रवाई को और भी तीव्रता से करने के निर्देश सौंपे हैं। तो देखिए इस वक्त की बड़ी खबर हरदोई से आपको पहुंचा रहे, जहां एक ही परिवार के 8 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई है। बालू से भरा एक ट्रक सड़क किनारे झोपड़ी पर पलट गया। जानकारी के लिए बता दें कि आज का सुबह यह हादसा हुआ, जहां पर एक झोपड़ी में 8 से 9 लोग सो रहे थे, जिस दौरान एक बालू से भरा ट्रक इस झोपड़ी पर अचानक से गिर गया और इस दौरान 8 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई और एक बच्ची इस वक्त गंभीर रूप से घायल बताई जा रही है। इस बच्ची को अस्पताल में भर्ती भी करवा दिया है और पुलिस तत्काल मौके पर पहुंच गई। कार्रवाई लगातार जारी है। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं। हादसा ऐसा, हम घर पे बाहर लेटते रहे और एकदम से ट्रक की आवाज आई, हम जग गए। जगने के बाद में आए, यहाँ बल्ला परिवार रहता बल्ला का, उनकी लड़की, दामाद, बच्चे सब लोग लेटे थे यहाँ और बालू भरा हुआ ट्रक था और पलट गया, उसमें लाश निकाली गई। 9 में एक बच्चे, 8 खत्म हो गए। रात में एक ट्रक कानपुर की तरफ से सफेद बालू लाद कर हरदोई की ओर जा रहा था। यहाँ मल्लावा कस्बा है, यहाँ नियंत्रित होकर रात में करीब 1:30 बजे के आसपास पलटी है और सड़क के किनारे कुछ लोग सो रहे थे, जिसमें ट्रक पलटने के बाद 8 लोगों की डेथ हुई है और एक छोटी सी बच्ची घायल हुई है। अभी हम लोग घटनास्थल पे हैं, देख रहे हैं ये दुर्घटना कैसे हुई। जो डेड बॉडीज हैं उन्हें पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। ट्रक का जो ड्राइवर है वो भी पकड़ा गया है और आगे की पूछताछ की जाएगी कि यह दुर्घटना कैसी हुई और कहां से कहां जा रहा था। जो प्रथम दृष्टया जानकारी मिली है वो यही है। अब इसी पर और भी ज्यादा चर्चा करने के लिए संवाददाता मोहम्मद आशिफ हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। मोहम्मद आशिफ, अब देखा जाए तो बड़ा हादसा हुआ है, ये दर्दनाक हादसा है। एक बालू से भरा ट्रक झोपड़ी पर गिर गया, 8 लोगों की मौत हो गई, एक बच्ची घायल भी बताई जा रही है गंभीर रूप से। फिलहाल क्या लेटेस्ट अपडेट है इस पूरे मामले पर? ये पूरा मामला जो है माधवगंज थाना क्षेत्र के कस्बे का है। यहाँ पे एक ट्रक जो था बालू से लदा हुआ, वो कानपुर से हरदोई आ रहा था, तो रास्ते में वो अनियंत्रित होकर कस्बे में पलट गया झोपड़ी के ऊपर, जिसमें लगभग 9 लोग सो रहे थे, जिसमें एक बच्ची भी शामिल थी। तो हालांकि बच्ची सुरक्षित है, बाकी 8 लोगों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। उसके बाद प्रशासनिक अमला भी मौके पर पहुंचा और सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी जो है शोक संवेदना व्यक्त की है। जी मोहम्मद आसिफ, अब देखा जाए तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस पूरे मामले में संज्ञान ले लिया है और आगे की जो कार्रवाई है वो तीव्रता से हो, इसके भी निर्देश दे दिए हैं। लेकिन अचानक से ऐसे अनियंत्रित होकर एक बालू से भरा ट्रक झोपड़ी पर गिर जाता है, 8 लोगों की मौत हो जाती है, एक बच्ची भी घायल है। ऐसे में इस मामले की गहनता से जांच पड़ताल होनी चाहिए कि आखिर कैसे घटित हुआ ये और इसमें आखिर लापरवाही सबसे ज्यादा किसकी है? जी आपको बता दें, हालांकि जो यूपी के सीएम है उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि इसमें जो भी संभव मदद है वो की जाए और जो जिसमें इसकी लापरवाही जिसकी देखी जाए उसके ऊपर भी कार्रवाई की जाए। हालांकि जो ट्रक ड्राइवर और चालक है उनको हिरासत में लिया गया है और ट्रक भी कब्जे में है।
अब देखने वाली बात होगी कि अधिकारी उस पर क्या एक्शन लेते हैं और क्या कार्रवाई करते हैं। जी मोहम्मद आसिफ, जो लड़की जो बच्ची अभी घायल बताई जा रही है, जानकारी के अनुसार अस्पताल में इस बच्ची को भर्ती करा दिया है। फिलहाल इस बच्ची की स्थिति के बारे में कोई जानकारी है क्या? स्थिर बताई जा रही है हालत? नहीं, बच्चे की स्थिति जो है सामान्य है, कोई उसको दिक्कत नहीं है। CHC में भर्ती है और उसका इलाज चल रहा है। हालांकि वो सुरक्षित है, वो कोई दिक्कत नहीं है। जी चलिए, ठीक है, शुक्रिया मोहम्मद आसिफ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। चलिए अब गोरखपुर से आ रहे एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। बता दें, गोरखपुर आएंगे RSS प्रमुख मोहन भागवत। 5 दिवसीय दौरे पर गोरखपुर आएंगे। स्वयं सेवकों को विकास कार्य की टिप्स देते हुए मोहन भागवत नजर आएंगे। इसी के साथ बताते चले कई कार्यक्रमों में शिरकत भी करेंगे RSS प्रमुख मोहन भागवत। बड़ी खबर गोरखपुर से बता रहे हैं, RSS प्रमुख मोहन भागवत 5 दिवसीय प्रवास पर गोरखपुर पहुंचने वाले हैं और 5 दिवसीय दौरे पर पहुंचकर स्वयं सेवकों को विकास कार्य की टिप्स देते मोहन भागवत नजर आएंगे। कई कार्यक्रम रहने वाले हैं, कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे, शिरकत करेंगे RSS प्रमुख मोहन भागवत और संभावनाएं जताई जा रही हैं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इस दौरान उनके 5 दिवसीय प्रवास पर RSS प्रमुख मोहन भागवत से मुलाकात कर सकते हैं, भेंट कर सकते हैं और कई मुद्दों पर चर्चा भी इस दौरान दोनों के बीच हो सकती है। जम्मू कश्मीर में हुए आतंकी हमले को लेकर देश भर में आक्रोश है। आपको बता दें कि यूपी की राजधानी लखनऊ, सहारनपुर और रायबरेली से तस्वीरें सामने आई हैं, जहां बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद ने आतंकियों के खिलाफ प्रदर्शन कर आतंकवाद का पुतला फूंका। साथ ही केंद्र सरकार से आतंकियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग भी की है। तो ये 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर सहारनपुर से, दूसरी तस्वीर लखनऊ से और तीसरी तस्वीर रायबरेली से दिखा रहे हैं। तीनों ही तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से लोगों द्वारा विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। आतंकवादियों के पुतले फूके जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर में 3 दिनों में 3 बड़े आतंकी हमले हुए। इसके बाद अब ये आक्रोश लोगों में देखने को मिल रहा है। तस्वीरों में साफ तौर पर नजर आ रहा है कितना आक्रोश है। उत्तर प्रदेश की जनता में लगातार विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। सहारनपुर, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ और रायबरेली में चलिए अब अयोध्या से आ रही एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। बता दें, आतंकी खतरे पर केंद्र ने बड़ा फैसला लिया है। अयोध्या में NSG हब बनेगा। NSG हब में ब्लैक कैट कमांडो तैनात होंगे और बता दें कि गृह मंत्रालय इस पर विचार विमर्श कर रहा है। तो देखिए, जम्मू कश्मीर में 3 दिनों में 3 बड़े आतंकी हमले हुए, जिसके बाद अब गृह मंत्रालय जो है वो पूरी तरह से सतर्क हो चुका है, एक्टिव मोड में आ गया है। अयोध्या में भी बता दें कि राम मंदिर बनने के बाद से लगातार श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है। बड़ी संख्या में दिन प्रतिदिन श्रद्धालु यहां पर पहुंचते हैं और सुरक्षा के लिए, आतंकी खतरों को टालने के लिए अब NSG यानी कि नेशनल सिक्योरिटी गार्ड हब अयोध्या में बनाने की संभावनाएं जताई जा रही हैं। गृह मंत्रालय इस पर विचार कर रहा है कि कैसे इसका पूरा रोड मैप बनाया जाए और अयोध्या में NSG हब को स्थापित किया जाए। बड़ा फैसला केंद्र सरकार द्वारा अयोध्या में NSG हब बनने का। NSG हब में ब्लैक कैट कमांडो तैनात होंगे। लोकसभा चुनाव में लक्ष्य से चूकी बीजेपी को जल्द फिर बड़ा इम्तिहान देना होगा। ये परीक्षा प्रदेश में विधानसभा सीटों पर शीघ्र होने वाले उपचुनावों में होगी। इसी पर देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। विधानसभा उपचुनाव की तैयारी शुरू। योगी मोदी का होगा लिटमस टेस्ट। लोकसभा चुनाव में झटका, फिर होगी अग्नि परीक्षा।
लोकसभा चुनाव में बीजेपी को अगर सबसे बड़ा झटका लगा तो वो राज्य है उत्तर प्रदेश। यहाँ के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, जो अपनी कट्टर हिंदू छवि और कानून व्यवस्था को लेकर जाने जाते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी यूपी में बीजेपी को अनुमान के मुताबिक सीटें नहीं मिली। हालांकि अब उत्तर प्रदेश में बीजेपी का लिटमस टेस्ट होगा और उसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि जो विधायक जिन लोकसभा सीट कर जीतकर सांसद बने, अब विधानसभा सीटों पर 6 महीने के अंदर उपचुनाव भी होंगे। यूपी की किन 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं और कौन उस सीट से विधायक है, आइए आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं। यूपी की 9 विधानसभा सीट, मैनपुरी की करहल विधानसभा सीट से विधायक अखिलेश यादव, फैजाबाद की मिल्कीपुर विधानसभा सीट से अवधेश प्रसाद, अंबेडकर नगर की कटेहरी विधानसभा सीट से लालजी वर्मा, मुरादाबाद की कुंद्रकी विधानसभा सीट से जियाउर रहमान बर, अलीगढ़ की खैर विधानसभा सीट से अनूप वाल्मीकि प्रधान, गाजियाबाद विधानसभा सीट से अतुल गर्ग, फूलपुर विधानसभा सीट से प्रवीण पटेल, मीरापुर विधानसभा सीट से चंदन चौहान, मिर्जापुर जिले के मंझवा विधानसभा सीट से विनोद कुमार बिंद। उपचुनाव में खर्च होंगे करीब 11 करोड़ रुपए। यूपी के उप मुख्य चुनाव अधिकारी रह चुके अधिकारी की माने तो विधानसभा की एक सीट पर उपचुनाव करवाने में सरकार का करीब 1.25 करोड़ रुपए खर्च होता है। इस हिसाब से खाली होने वाली 9 सीटों पर उपचुनाव में सरकार की तिजोरी से 11.25 करोड़ रुपए का अतिरिक्त खर्च भी बढ़ेगा। लोकसभा चुनाव अभी अभी खत्म हुए और अब विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की घोषणा हो गई। उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है, जिसके बाद ये तय हो जाएगा कि 2027 यूपी विधानसभा में आखिर किसकी सरकार बनेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। लखनऊ में उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय से हमारे संवाददाता टीएन मिश्रा ने खास बातचीत की है। आइए आपको सुनवाते हैं। मेरे साथ उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय जी हैं, जो लगातार एजुकेशन क्षेत्र में तमाम काम कर रहे हैं। तमाम जो है नए कॉलेजेस खुल रहे हैं और शिक्षकों की समस्याएं दूर कर रहे हैं लगातार, और जो भी समस्याएं आती है उस पर काफ़ी तेजी से काम कर रहा है। उन्होंने भी आगरा के चुनाव में भी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की और काफ़ी वोटों से उनका प्रत्याशी जीता भी लोकसभा में वहाँ पे। तो उनसे जानना चाहूँ, अब आगे क्या रणनीति रहेगी, आगे भाजपा क्या चाहती है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पास जो नेतृत्व है मोदी जी जैसा और प्रदेश में योगी जी जैसा, वैसा किसी के पास नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, हमारे योजनाएं, कार्यक्रम और नीतियां, रीतियां, ऐसी रीति, नीति और कार्यक्रम और योजनाएं किसी के पास नहीं है। उन योजनाओं पर क्रियान्वयन करना। और तीसरा, जो कार्यकर्ताओं की एक देवतुल्य कार्यकर्ताओं की फौज है हमारे यहाँ, वह भी किसी के पास नहीं है। तो संगठन को जुटाना और नेतृत्व के निर्देशों का अनुपालन करना और योजनाओं का क्रियान्वयन अंतिम छोर तक पहुंचाना, यह प्रक्रिया में हम लोग लगे हुए हैं। यही रणनीति हमको आगे भी सफल बनाएगी। एजुकेशन डिपार्टमेंट सबसे महत्वपूर्ण विभाग है। उच्च शिक्षा तो वैसे भी सबसे इम्पोर्टेंट है कि इसके लिए जो है तमाम काम भी आप कर रहे हैं, लेकिन तमाम शिक्षकों, जैसे निदेशालय है आपका और जो हायर एजुकेशन ऑफिसर हैं, ये इनके लोग जो है, जो भ्रष्टाचार होता है तो शिकायत नहीं कर पाते हैं, क्योंकि IGRS पे लिंक नहीं है। सिर्फ आपकी यूनिवर्सिटी जो IGRS पे लिंक है, ये लिंक नहीं है। तो क्या इनको IGRS पे लिंक कराएंगे आप? देखिए, सभी डिपार्टमेंट धीरे धीरे IGRS से लिंक हो रहे हैं। जो रह गए वो भी होंगे, और जो शिकायतें सीधे हम पर भी आती हैं, हमारा तो ऑफिस और आगरा में कैंप कार्यालय ये हमेशा जनता के लिए खुले हैं। जो शिकायत आती हैं उनका तत्काल निराकरण होता है। देखिए, आपके डायरेक्टरेट जो है और जो है यहाँ के इंस्टीट्यूट से गवर्नमेंट है, क्या इनको आपस में लिंक करने चल रहा है कि आप ट्रांसफर एक दूसरे को हो सकें? ऐसी कोई प्रक्रिया है? अभी ऐसी प्रक्रिया विचाराधीन नहीं है, लेकिन एक ये स्टेप हो सकता है, बशर्ते निचले स्तर पर भी लोग मानसिक रूप से तैयार हों। तो विचार करते हैं इस पर क्या किया जा सकता है। एक मंत्री जी, भर्ती बोर्ड आयोग आपका गठन होना था, इसके जो है भर्तियां होनी थी, तमाम शिक्षकों के पद खाली हैं, नॉन टीचिंग के पद खाली हैं, तो इनको भरने के लिए क्या ऐसा किया? क्योंकि मुख्यमंत्री लगातार चाहते हैं जो खाली भर्तियां, अभी विपक्ष का इसी एजेंडा था कि चुनाव सरकारी पद खाली हैं, तो इसके लिए एजुकेशन विभाग क्या कर रहा है?
नए शिक्षा आयोग का गठन हो गया है, जिसमें माध्यमिक शिक्षा, बेसिक शिक्षा, प्राविधिक शिक्षा और उच्च शिक्षा सब एक ही आयोग के तहत इनमें भर्तियां शुरू की जाएंगी। उसका गठन चुनाव से ठीक पहले हो पाया था। अब बाकी जो पोस्ट हैं उसके लिए भी अब चुनाव आचार संहिता हटी है, उसको शीघ्र ही वो क्रियान्वयन करेगा। अभी कुछ दिनों पहले उप सचिव के लिए प्रतिनियुक्तियों में भर्ती होती है इसकी, तो प्रतिनियुक्तियों के लिए आवेदन मांगे गए हैं। तो ये शीघ्र ही चुनाव आयोग इसका शिक्षा आयोग का गठन पूर्णता ग्रहण करके अपनी कार्रवाई को शुरू करेगा और जहां पर भी वैकेंसी है उनको जल्दी से जल्द पूरी करेंगे। आरएसएस एजुकेशन डिपार्टमेंट में आपके कि टीचिंग और नॉन टीचिंग की भर्तियां नहीं हो रही हैं, मतलब दशक पूरा बीत गया है, तो क्या अब इनकी प्रक्रिया शुरू कराएंगे? नहीं, नॉन टीचिंग की और टीचिंग की जहां तक शुरू होनी थी वो शुरू चलती भी रही है, ऐसी बात नहीं है। पिछले 2 साल में अगर मैं मोटा मोटा हिसाब बताऊं तो लगभग 1000 शिक्षकों की, 1000 नॉन टीचिंग स्टाफ की भर्ती हुई है। अब उस प्रक्रिया को और तेज किया जाएगा। अल्पसंख्यक डिग्री कॉलेजेस को भी अब इसी आयोग के अंडर में ले लिया गया है, जहां पेंडेंसी थी वो भी पूरी हो जाएंगी। एक सवाल आता है, जैसे अक्सर जो है चीफ सेक्रेटरी कहते हैं जो रिटायरमेंट होगा उसी दिन नेक्स्ट डे उसको पेंशन मिल जाएगी, लेकिन एजुकेशन डिपार्टमेंट में ऐसा संभव नहीं हो पा रहा। पेंशन के लोग महीनों जो भटकते हैं, तो इसके पीछे कैसे, क्या नियम कैसे करेंगे, सख्ती की पेंशन मिल जाए यहाँ भी लोग? देखिए, जो अपेक्षित समय है उसमें उनको पेंशन मिलनी चाहिए और मिलती भी है। जिनको अगर ऐसा है कि कहीं पर लाल फीताशाही के चक्कर में उनको डिले होता है तो हमको सूचित करें। मेरा दरवाज़ा 24 घंटे जनता के लिए खुला रहता है, सूचित करें, मैं देखूंगा। कहीं भी पानी मर रहा होगा वो जनता को कष्ट नहीं होने दिया जाएगा। लगातार आप तो मेहनत कर रहे हैं, लगातार प्रयास भी चल रहे हैं, लेकिन निचले स्तर पर डायरेक्टरेट में और क्षेत्रीय अधिकारी ऑफिस में इन स्तर से अक्सर विलम्ब होता है और ऐसे ऐसे ऑब्जेक्शन लगाए जाते हैं। जो प्रिंसिपल दूसरों पर पेंशन स्वीकृत कराता है उसकी खुद पेंशन नहीं मिल पाती है। तमाम आपके पास शिकायत भी पहुंची भी थी, आपने कोई इंडक्शन भी लिया, तो फर्दर क्या आपसे आकर शिकायत कर सकते हैं लोग? क्यों नहीं, मैंने कहा ना कि मेरे पास तो हमेशा दरवाजे खुले हैं। कोई किसी को तकलीफ है आए बताए, उसकी तकलीफ दूर की जाएगी और जहां पर इसके लिए जो जिम्मेदार है उसकी जवाबदेही तय की जाएगी कि तुम ये इनको परेशानी या डिले कैसे हुआ। विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा सत्ता पक्ष पे कि जो है आप लोग जो है उस पर गलत तरीके कर रहे हैं कि हम कानून बदल देंगे, ये करेंगे ऐसा, लेकिन ये हकीकत क्या है कि इसके पीछे भाजपा क्या कर रही है? सब कहा कि कभी संविधान बदलने की बात भारतीय जनता पार्टी ने नहीं की, ना कोई कानून बदलने की कही। संविधान की जो उन्होंने हवा उड़ाई कि संविधान बदल दिया जाएगा, वह उनका दुष्प्रचार था जो इत्तेफाक से घर कर गया होगा, वो एक कारण रहा होगा चुनाव में। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व टॉप टू बॉटम ये कहता रहा कि संविधान बदलने की हमारी कोई नीयत नहीं है। आखिरी सवाल मेरा है कि अब 2027 की तैयारी के लिए भाजपा क्या कर रही है? भारतीय जनता पार्टी का मैंने जैसे कहा कि नेतृत्व भी सक्षम है हमारे पास। चुनौती है ऐसा नेतृत्व किसी और पे हो, क्या मोदी जी, योगी जैसा नेतृत्व किसी और दल पे है? नहीं। ऐसे ही हमारे देवतुल्य कार्यकर्ताओं की एक लंबी फौज किसी और दल पे है? नहीं। हम अपनी बात अब इनके माध्यम से जनता के अंतिम छोर तक पहुंचाएंगे, जिससे कि दुष्प्रचार करने वाले दुष्प्रचार ना कर सकें। इस चुनाव में जो कुछ परिणाम विपरीत आए उनके कई कारण हैं, जैसे चुनाव का बड़ा लंबा खिंचना और गर्मी में होना, ये एक कारण रहा। दूसरा, अति आत्मविश्वास में भी आ गए थे कार्यकर्ता, और तीसरा, प्रत्याशी चयन में भी कुछ जनता को पसंद नहीं थे। तो वो सब कारण मिलकर चुनाव में विपरीत परिणाम आए। लेकिन इस बार वो सब खामियां दूर करके जो रह गई हैं आत्मचिंतन करेंगे। जनादेश था सो स्वीकार करते हैं और निश्चित रूप से भविष्य हमारा है। तो ये थे योगेंद्र उपाध्याय। इनका सीधे से कहना है कि 2027 के चुनाव के लिए पूरी मेहनत तैयारी होगी और जो विपक्ष ने दुष्प्रचार किया है उसकी भी हम दूर करेंगे और लोगों में जो है नीचे तक जाएंगे और लोगों की जो समस्याएं हैं उनकी शिकायतें भी दूर होंगी। और जहां तक एजुकेशन डिपार्टमेंट बात है, उनका कहना है पूरा जो भर्तियों का कार्यक्रम जो है वो लगातार चलता रहेगा और जो कहीं भ्रष्टाचार की शिकायत आएगी उस पर तुरंत कार्रवाई करेंगे। कैमरा पर्सन रियाद के साथ मिश्रा, जनता टीवी, लखनऊ। तो इसी के साथ फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए जनता टीवी। नमस्कार।